अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का 9th लेक्चर और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा पहला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 11 था, हीट। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आज हम कवर करने वाले हैं उसका लास्ट टॉपिक और वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब बात करें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तो याद रखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने स्टडी करनी है दो स्टेटमेंट्स और उसके बाद हमने स्टडी करना है उन दोनों का इक्विवेलेंस। और वो दो स्टेटमेंट्स हैं नंबर 1 केल्विन स्टेटमेंट, नंबर 2 क्लॉसियस स्टेटमेंट और तीसरा इनका इक्विवेलेंस हमने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं केल्विन की स्टेटमेंट के साथ। तो लॉर्ड केल्विन ने अपनी एक स्टेटमेंट कही थी जो कि थी अबाउट हीट इंजन और उसी हीट इंजन का दरअसल जो ताल्लुक है वो हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। ठीक है, तो याद रखो क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो इनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था तो उसी की कंटिन्यूटी के अंदर आ रहा है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले नजर डाल लेते हैं इसकी स्टेटमेंट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन आइडियल हीट इंजन। मतलब यह है कि एक आइडियल हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या दूसरे तरीके से इसकी स्टेटमेंट को कैसे कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू कन्वर्ट हीट कंटिन्यूअसली इनटू वर्क विदाउट हैविंग अ हीट सिंक टू व्हिच अ पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता जिसमें हीट सिंक ना हो, मतलब वो हीट इंजन एनर्जी को जाया ना करे। ठीक है, हीट सिंक होना चाहिए जहां पर कुछ पार्ट ऑफ हीट को रिजेक्ट किया जाए। तो दोनों स्टेटमेंट्स मतलब एक ही कहने की बात है। बात ये कि एक आइडियल हीट इंजन क्या होता, आइडियल का मतलब है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो अगर आप हीट इंजन को देखो, हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है हीट को मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, और ऐसा करने के लिए जरूरी है, हमने पढ़ा है अपने पिछले लेक्चर्स में भी जब हमने कार्नो इंजन कार्नो साइकिल को डिस्कस किया तो हमने देखा था कि कुछ पार्ट ऑफ हीट रिजेक्ट होती ही है। ठीक है ना, क्योंकि एक वक्त तक तो आप इंक्रीज कर सकते हैं हाइट, सिलेंडर जो है वो एक्सपेंड होता रहेगा, गैस एक्सपेंड होती रहेगी, लेकिन अब एक वक्त आएगा उसको वापस लेकर जाना है अपनी इनिशियल स्टेट पर ताकि ये काम कंटिन्यूअसली हो सके। और ऐसा करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट को हमेशा जाया करना पड़ता है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जाया कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी अब 100% नहीं हो सकती, यानी कि किसी भी हीट इंजन के अंदर कोल्ड बॉडी का या हीट सिंक का होना जरूरी है और इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी 100 से कुछ कम हो जाती है। तो अगर इसी स्टेटमेंट को देखें तो कैसे काम करता है एक आइडियल हीट इंजन, तो याद रखो एक आइडियल हीट इंजन काम करता, वो हीट एब्जॉर्ब करता फ्रॉम हॉट बॉडी और हॉट रेजरवायर और फिर जो इंजन होता वो उस सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता वर्क में। तो ऐसे बन जाता हमारा आइडियल हीट इंजन। बट एक्चुअली होता क्या है, जो रियल हीट इंजन है वो हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम हॉट बॉडी। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को पहले रिजेक्ट करता है टुवर्ड्स हीट सिंक और फिर जो बची कुछ एनर्जी होती है उसको वो कन्वर्ट कर देता है वर्क डन में। ठीक है, तो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है ये है एक रियल हीट इंजन की, जो कि जाहिर कर रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा जाया होगी। और अगर देखा जाए इसकी सेकेंड स्टेटमेंट को जो कि है क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो याद रखो क्लॉसियस स्टेटमेंट है अबाउट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हीट किसी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ चली जाए बिना एक्सटर्नल वर्क डन के या एनर्जी को इस्तेमाल किए। देखो हमने हीट की डेफिनेशन में भी स्टडी करा और हम ऐसा ऑब्जर्व भी करते हैं कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से ट्रेवल करती है कोल्डर बॉडी की तरफ। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में चली जाए। मतलब ये है कि अगर मैं एक गिलास ऑफ वाटर लूँ जिसमें पानी थोड़ा सा गर्म है और एक गिलास लूँ जिसमें पानी थोड़ा सा ठंडा है, उनको कॉन्टेक्ट में रखूँ, तो ऐसा तो मुमकिन है कि हीट गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ जाएगी, जिसके नतीजे में होगा क्या, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रखें तो थोड़ी देर बाद जो गर्म पानी का गिलास है वो और ज्यादा गर्म हो जाए
और जो ठंडा पानी था गिलास के अंदर उसका टेम्परेचर और कम हो जाए, यानी कि ठंडे से हीट निकल के गर्म वाले पानी की तरफ चले जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि बिना एनर्जी को इस्तेमाल किए, ये एक्सटर्नल वर्क डन किए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और याद रखो ये जो स्टेटमेंट है वो रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो अगर आम लफ्जों में कहा जाए तो एक रेफ्रिजरेटर जब काम करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। तो जो क्लॉसेस की सेकंड स्टेटमेंट है उसके मुताबिक बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम रेफ्रिजरेटर को वर्क नहीं करवा सकते। जनरली रेफ्रिजरेटर काम किस तरह से करता है, तो अगर आप उसकी डायग्राम देखो तो आप देख सकते हो कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम कोल्ड बॉडी और फिर वो भेज देता है टुवर्ड्स हॉट बॉडी। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पॉसिबल नहीं है? मतलब कि एक आइडियल रेफ्रिजरेटर होता तो वो कैसे काम करता? वो हीट लेता फ्रॉम कोल्ड बॉडी और बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के डायरेक्टली वो रेफ्रिजरेटर भेज देता उस हीट को हॉट बॉडी की तरफ, जो कि हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। और तीसरी जो बात हम लोगों ने डिस्कस करनी थी वो थी इन दोनों स्टेटमेंट्स की इक्विवेलेंस। देखो दोनों स्टेटमेंट्स बहुत अलग अलग है अगर देखा जाए। एक हॉट बॉडी, एक स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन के बारे में है, एक स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर के बारे में। बट ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट है इस बात को समझना है। तो देखो आम लफ्जों में मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर कल को एक आइडियल हीट इंजन बनता है, ठीक है, यानी कि केल्विन की स्टेटमेंट गलत होती है, ठीक है, तो नतीजे में क्लॉसियस की स्टेटमेंट भी अपने आप गलत हो जाएगी। ठीक है ना। या फिर अगर कल को एक आइडियल रेफ्रिजरेटर बनता है, यानी कि क्लॉसियस की स्टेटमेंट फेल होती है, गलत साबित होती है, तो अपने आप एक आइडियल हीट इंजन भी काम कर सकता है, यानी कि केल्विन की स्टेटमेंट भी अपने आप गलत हो जाएगी। ठीक है, और वो इस फिगर के जरिए आप समझ लो। तो जैसा कि अब इस फिगर में देख रहे हो, लेफ्ट साइड वाली जो फिगर नजर आ रही है, इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो कि हम जो है हीट ले रहे हैं Q1 इस थर्मल रेजरवायर से, हॉट रेजरवायर से। ठीक है, और 1 पर जो है वो कोई हीट इंजन लगा हुआ है और वो वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है बिना एनर्जी को ज़ाया किए। और ठीक है, फिर उसी एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं कि हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, हम रेफ्रिजरेटर को वर्क करवा सकते हैं कि वो क्या करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम कोल्ड बॉडी और वो भेज देगा टुवर्ड्स हॉट बॉडी। तो आप देखो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के हमने क्या कर दिया। अगर कल को हमने एक आइडियल हीट इंजन बना लिया तो हम एक आइडियल रेफ्रिजरेटर भी बना सकते हैं। ठीक है ना, हम एक आइडियल हीट इंजन बना रहे हैं तो हम एक आइडियल रेफ्रिजरेटर भी बना सकते हैं। तो ये जाहिर करता है दोनों की इक्विवेलेंस। और इसी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि कल को अगर हम एक आइडियल रेफ्रिजरेटर बनाते हैं जो कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के हीट को भेज दे फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, तो हम एक आइडियल हीट इंजन भी बना सकते हैं। यानी कि अगर क्लॉसियस की स्टेटमेंट गलत होती है तो केल्विन की स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगी, और अगर केल्विन की स्टेटमेंट गलत होती है तो अपने आप क्लॉसियस की स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो इसी लेक्चर के साथ, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 यानी कि हीट कवर हुआ। तमाम के तमाम टॉपिक्स को हमने कवर किया है। न्यूमेरिकल्स भी इसके अपलोड हो चुके हैं, उनकी वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो, और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जब भी कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम नजर आए तो आप उसे जरूर कमेंट में शेयर करो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में इतना काफी है। अल्लाह हाफिज़।